Welcome back to Civil Sphere. Hello guys, I am Dr. Manjit. Today we will discuss the current affair. El Nino concern put center on alert farmer interested to be protected at all cost. जो हमारे शिवराज सिंह चौहान है, मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर वेलफेयर, उन्होंने बोला है कि जो इस साल जो एल निनो ईयर है तो आईएमडी द्वारा बोला है कि बारिश कम होने की चांस कम होगी, तो बिलो नॉर्मल है। तो एल निनो के इसके इम्पैक्ट में शिवराज सिंह चौहान ने बोला है कि फार्मर इससे ना घबराए और जो सेंटर है वो हर एवरी कॉस्ट पे प्रोटेक्ट करेगी फार्मर की, कोई भी परेशानी ना आए। तो एक बार हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एल निनो। एल निनो इज द क्या है, वार्म फेज ऑफ एल निनो साउथर्न ऑसिलेशन, ए पीरियोडिक क्लाइमेटिक फिनोमेना अकरिंग इन द ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कि कहाँ होता है, ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन में। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, इसे डिटेल में दोबारा से पढ़ रहे हैं। इट इज द कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मली वार्म सी सरफेस इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन। नॉर्मल ये क्या होता है, जैसे पीछे भी बताया कि जो सी सरफेस वार्म हो जाता है तो वहाँ पे लो प्रेशर बनता है, तो वहाँ से राइज होंगे तो वहाँ पे क्लाउड बनेंगे तो बारिश वहाँ होंगे। दिस इज द प्राइमरी कंडीशन। इफ यू नो दैट दिस सी सरफेस टेम्परेचर है, यदि अबाउट 26 और 27 जाता है तो लो प्रेशर वो बन जाता है, ये आपने याद रखना है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है विदाउट एल निनो, तो नॉर्मल कंडीशन क्या होता है, जो ट्रेड विंड होती है वो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अक्रॉस द इक्वेटोरियल पैसिफिक, ईस्ट टू वेस्ट चलती है। दिस इज द ओनली पैसिफिक का एक ईस्ट टू वेस्ट है, नॉट द कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये याद रखना कि कॉन्टिनेंट और ऐसे जो ओशियन का ईस्ट वेस्ट है अलग होता है। कॉन्टिनेंट का वेस्ट और ओशियन का ईस्ट होता है वो। ठीक है। वार्म वाटर एक्यूमुलेट नियर इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वार्म वाटर जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, जैसे यहाँ यहीं देख लेते हैं हम। जैसे इस साइड जैसे क्या होगा, ईस्ट से वेस्ट चलेगी, जैसे ये हवा इधर जाएंगी तो क्या होगा, इधर का जो सरफेस का वाटर है ये यहाँ से इधर जाएगा, तो ये जो वार्म वाटर है इधर मूव हो गया, तो नीचे से जो कूल वाटर है वो ऊपर आएगा तो यहाँ हाई प्रेशर हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा, तो यहाँ राइज करेगा और बादल क्लाउड बनेंगे और बारिश होंगी, तो ये ऐसे होंगी नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, तो ये जैसे ये अपने साउथ अमेरिका को कर सकते हैं, इधर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये लिखा हुआ है पेरू और ये ऑस्ट्रेलिया है, इसको ये रहती है। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन की बताया मैंने। कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर अपवेल करेगा फ्रॉम द कोस्ट ऑफ पेरू एंड इक्वाडोर एंड वोकर सर्कुलेशन रिमेन स्ट्रॉन्ग रहेगा। हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा वोकर सर्कुलेशन, यदि आपको नहीं पता है तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं वो वीडियो, वोकर सर्कुलेशन। वेस्टर्न पैसिफिक लो प्रेशर एंड हैवी रेनफॉल, जैसे इधर से ईस्ट से वेस्ट गया ना, तो इधर आया तो ये गर्म इधर हवा से, यहाँ ठंडा तो यहाँ हाई प्रेशर यहाँ लो प्रेशर, तो वेस्ट में वेस्टर्न पैसिफिक क्या होगा, लो प्रेशर और हैवी रेनफॉल। ईस्टर्न पैसिफिक में हाई प्रेशर और ड्राई कंडीशन। ये कंडीशन नॉर्मल लगी है, नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है। ठीक है, अब एल निनो में क्या होगा, जो ट्रेड विंड है वो वीक हो जाएंगी, तो ईस्टर्ली ट्रेड विंड वीकन मे इवन रिवर्स। ये जैसे अब ऐसे थी ये ऐसे हो सकती हैं, या तो रिवर्स हो जाएंगी या फिर ये कमज़ोर हो जाएंगी, ये सेंटर में ही रुक जाएंगी। ठीक है, दोनों ही कंडीशन हो जाएंगी। ईस्टर्न मूवमेंट ऑफ वार्म वाटर, जो वार्म वाटर है जो वो ईस्टर्न मूव करता है, फिर मतलब उस साइड मूव करना स्टार्ट कर देता है ईस्टर्न मूवमेंट। ठीक है, वार्म वाटर शिफ्ट फ्रॉम वेस्टर्न पैसिफिक टूवर्ड्स टू सेंट्रल, या तो यहाँ सेंट्रल में रुक जाएगा जहाँ पे, और या फिर ईस्टर्न मूवमेंट या ईस्ट की तरफ क्रॉस करेगा जहाँ पे पेरू इक्वेटर की तरफ चला जाएगा ये। तो इससे क्या होगा, रिड्यूस अपवेलिंग, जो कोल्ड वाटर अपवेलिंग है पेरू कोस्ट पे जो पहले वहाँ पे कोल्ड वाटर होता था अब वो डिक्रीज हो जाएगा, वहाँ लो प्रेशर बन जाएगा तो वहाँ पे बारिश हो जाएगी। प्रेशर चेंज, प्रेशर राइज ओवर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा जिस प्रकार से यहाँ हॉट कोल्ड वाटर है ऑस्ट्रेलिया में, तो यहाँ हाई प्रेशर है यहाँ लो प्रेशर है, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के ऊपर यहाँ हाई प्रेशर हो जाएगा। हाई प्रेशर होगा तो यहाँ पे ड्राई कंडीशन हो जाएगी। प्रेशर फॉल ओवर द ईस्टर्न पैसिफिक, और यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर गिर जाएगा तो यहाँ पे क्लाउड कंडीशन, यहाँ रेनफॉल हो जाएगी। ठीक है, शिफ्ट इन रेनफॉल, हैवी रेनफॉल मूव ईस्टवर्ड, यहाँ ऐसी हो जाएगी, और सेंट्रल पैसिफिक यहाँ और यहाँ सेंट्रल और इसमें रेनफॉल हो जाएगी। ये एल निनो का इम्पैक्ट है। अब ये अगर यहाँ देख लेते हैं, ये टहीती का है, ये कब हो, जैसे अभी हमने पढ़ा कि या तो इधर से मूव करेगा या तो सेंटर तक रुक जाएगा या क्रॉस कर जाएगा। सेंटर तक रुकेगा तो ये यहाँ दो भागों में बढ़ जाएंगी चीज़ें, इधर भी आएगी इधर भी आएगी, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा।
इसलिए बारिश यहीं होती रहेगी इस एरिया में, अपने यहाँ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं पड़ेगी, तो ये एल निनो में इम्पैक्ट करेगा। अब ये एक बार कंडीशन दोबारा से दिखा देते हैं। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो यहाँ से हवाएं चलेंगी, जो ट्रेड विंड है ये इसको इस पार्ट ऊपर के सरफेस को इधर लेके जाएंगी, तो कोल्ड वाटर यहाँ हो जाएगी, तो ये यहाँ पे कोल्ड आएगा, तो यहाँ हाई प्रेशर बन जाएगा, और इधर जो ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के पास जाएगा यहाँ लो प्रेशर बन जाएगा। तो ये विंड, तो इसलिए यहाँ पे हाई और लो, और यहाँ पे क्लाउड कंडीशन बन जाएगी, और ये रेनफॉल इस एरिया में ज़्यादा हो जाएगी। तो ये मूवमेंट ऐसे ले, फिर ये जैसे ठंडी हवाएं इधर आएंगी, ये सिंक करेंगी, ये इसको वोकर सर्कुलेशन बोलते हैं। ये जो सर्कुलेशन बनता है, जो एटमॉस्फेरिक और ओशियन सर्कुलेशन बनता है, इसको वोकर सर्कुलेशन बोलते हैं, जो लेफ्ट टू राइट ऐसे चलता रहता है। और ये नॉर्मल कंडीशन में आपको दिखाया, तो ये जो यहाँ पे कोल्ड है, तो ये फिशिंग के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और अब एल नीनो कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा, इधर से इधर आने हवा इधर क्रॉस हो जाएगी, या ये वीक पड़ जाएगी ट्रेड विंड, और इधर लो प्रेशर हो जाएगा, इधर हाई प्रेशर, ये मूवमेंट इधर ऐसे हो जाएगी। अब मूवमेंट इधर हो जाएगी, या फिर सेंटर में रुक जाएगी, जैसे यहाँ पे पड़ा है जो टहीती, तो ये क्या करेगी, तो यहाँ पे बन जाएंगे, तो यहाँ ये डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये जो राइज क्या है यहाँ पे लो प्रेशर जो मिड में बना है पैसिफिक ओशियन के, तो ये रेनफॉल यहीं हो जाएगा। और कुछ प्रेशर है जो, क्योंकि रेनफॉल होने के बाद जो ठंडी हवाएं हैं ये इधर और इधर क्रॉस करेंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हवाएं ऊपर क्रॉस क्यों करती है, क्योंकि जब कंडेंसेशन होता है, तो हमने पहले पढ़ा था कि लेटेंट हीट रिलीज होती है। लेटेंट हीट क्या करेगी, जो साइड का टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर देगी, इंक्रीज करेगी, तो उसके जो सैचुरेटेड एडियाबैटिक प्रेस रेट है वो फिर स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, तो इसको मूव करेगा थोड़ा सा ऊपर, मूव करने के बाद फिर कंडेंसेशन होना स्टार्ट करेगा, इसलिए ये फिर इस साइड मूव करेंगे। इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो जैसे ड्राई एडियाबैटिक प्रेस रेट होता है, फिर उसके बाद सैचुरेटेड होता है, ठीक है। ये यहाँ मॉइस्चर के बाद मोइस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट बोल देते हैं इसको, मोइस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट, ठीक है। ये 5 to 6 होता है, और ड्राई एडियाबैटिक 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है, ठीक है। ये 5 to 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ है। अब इसमें वोकर सर्कुलेशन में क्या है, नॉन एल निनो का हमें डिस्कस नहीं करना, वो अपोजिट कंडीशन हो जाएगी, यहाँ लो और यहाँ हाई हाई हो जाएगा, तो ये मूवमेंट ऐसे हो जाएगी, ठीक है। एल निनो कंडीशन को देखना है। एल निनो कंडीशन में क्या है, वही कंडीशन है कि यहाँ पे जो मिड है, या पैसिफिक ओशियन में, या फिर ईस्टर्न साइड और मिड साइड में, यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है, और यहाँ पे बारिश हो जाएगी, तो जो विंड है, जो ट्रेड विंड है, वो वेस्ट टू ईस्ट क्रॉस करेगी, ना कि ईस्ट टू वेस्ट। इसलिए एल निनो ईयर जो मॉइस्चर है, जो इंडियन ओशियन की तरफ आना चाहिए था, वो वापस ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन की तरफ जा रहा है, ठीक है। इस मिड वाले को, जो मिड में जो बनता है, इसको बोलते हैं मोडिक्यू, ये वो इसको बोलते हैं, ये मोडोकी बोलते हैं इसको, ठीक है। सेंट्रल पैसिफिक ओशन में ये मोडोकी बनता है, ठीक है। इसको आप याद रखना, ये मोडोकी होता है, ये सेंट्रल में जो रह जाता है। एक बार ये देख लेते हैं, जैसे देखो ये जो वेट और ड्राई कंडीशन है, जैसे ही एल निनो होगा, तो ये हिस्सा जो पैसिफिक ओशन का है, ये तो वेट रहेगा, बाकी जो ऑस्ट्रेलिया और ये अपने यहाँ इंडिया और ये पार्ट है, जैसे इधर साउथ अफ्रीका और ये इंडोनेशिया, ये सारा ड्राई कंडीशन में रह जाएगा, क्योंकि यहीं पे बादल बनेंगे, यहीं बरसते रहेंगे, इधर अपने पास मॉइस्चर कम आएगा, तो ये बारिश यहीं होती रहेगी एल निनो के कारण, हमारे ड्राई कंडीशन। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि इंडियन ओशियन डाइपोल का भी रोल रहता है इसके अंदर। साउथर्न ओशियन एक बार पढ़ लेते। साउथर्न ओशियन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट है इंसो का, जो साउथर्न ऑसिलेशन कहते हैं। रेफर दी फ्लक्चुएशन टहीती और ड्राइविन हमने पढ़ लिया कि वहाँ उसी के बीच में टहीती, इधर ड्राइविन, इधर पेरू है, इसके बीच में ही ये साउथर्न ऑसिलेशन जो ईस्टर्न पैसिफिक की पूरी प्रक्रिया है वो होती है। इसके बीच में मोडोकी रहते हैं, और यदि क्रॉस कर देता है ये पेरू की तरफ, लो प्रेशर होता है, तो यहाँ बारिश होती है, ठीक है। ये इधर बारिश रहती है, इधर नहीं आ पाते, मॉइस्चर इसी एरिया में रहता है। इसको कंप्लीट सर को वोकर सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब साउथर्न ऑसिलेशन इंडेक्स को पढ़ें, यदि ये इन साउथर्न ऑसिलेशन ऑफ इंडेक्स देखें, प्रेशर ऑफ टीथी माइनस प्रेशर ऑफ डार्विन, ये नहीं, इतना ही प्रेशर ऑफ, यदि प्रेशर ऑफ डार्विन हाई है, तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव साउथ ऑसिलेशन मतलब एल निनो। अब डार्विन को देखें, मतलब हाई प्रेशर होना चाहिए, मतलब डार्विन मतलब ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ जहाँ यहाँ गए हम, देखो यहाँ हाई प्रेशर होगा ना, तो ये नेगेटिव आएगा, तो एल निनो ये रहा है, लेकिन होना चाहिए यहाँ लो प्रेशर, तब तो फिर वो ला निनो हो जाता है।
तो यहाँ लो प्रेशर है। तो इन्होंने बस इक्वेशन से समझा दिया आपको कि भी डार्विन के बाद यदि यहाँ डार्विन माइनस करेंगे, यदि ये नेगेटिव आ जाता है, यदि ऑस्ट्रेलिया के पास नेगेटिव आ जाता है तो एलिनो हो जाएगा, यदि पॉजिटिव आ जाता है तो लानिनो हो जाएगा। इसको बोल सकते हैं हम यहाँ पे हाई प्रेशर ऑस्ट्रेलिया में के पास या वेस्टर्न कोस्ट के पास, और लानिनो बोल सकते हैं हम लो प्रेशर होता है वेस्टर्न कोस्ट के पास या ऑस्ट्रेलिया के पास, ये अपोजिट है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। इम्पैक्ट क्या है एलिनो का? वीकेंड तो करेगी साउथ वेस्ट मानसून को, बिलो नॉर्मल रेनफॉल रहेगा जो इस साल 2026, इसीलिए ये न्यूज़ में है कि अब की बार बहुत IMD ने पहले प्रीडिक्ट कर दिया कि इस बार रेनफॉल बिलो नॉर्मल है। ड्रॉट रिस्क रहेगा, किसी एरिया में ज़्यादा बारिश, किसी एरिया में बहुत कम ही बारिश हो जाएगी, ये रहता है। ठीक है, एग्रीकल्चर में क्या इम्पैक्ट? रिड्यूस क्रॉप यील्ड कम हो जाएगी, वाटर स्ट्रेस के कारण रेन फेड एग्रीकल्चर इम्पैक्ट करेगा, लोअर रिसोर्स रिसीवर स्टोरेज रह जाएंगे। इसको देखते हुए शिवराज सिंह चौहान जो अपने प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो एग्रीकल्चर के, उन्होंने कहा है कि भी जो रिड्यूस यील्ड है उससे हो उससे पहले क्या फार्मर को पहले ही अवेयर कर दिया जाए, आने वाले मौसम के बारे में बताया जाए, टाइमली सोइंग बताई जाए कि भी जो स्ट्रेस का पीरियड है ना, वो जो क्रॉप का जो मोस्टली जो इम्पैक्ट करती है, वो जो क्रॉप होती है वो स्ट्रेस पीरियड मोस्टली फ्लावरिंग स्टेज पे करती है। उस स्टेज को यदि इम्पैक्ट करने यदि क्रॉप वेदर कैलेंडर बना ले, उस स्टेज को यदि आगे पीछे कर देना स्ट्रेस से, तो इम्पैक्ट यील्ड का इम्पैक्ट कम किया जा सकता है। तो हाँ, उसको उसके बारे में साइंटिफिकली बोला कि आप साइंटिस्ट है ना, तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इस पे काम करें और फार्मर को अवेयर करें कि भी किस टाइम पे सोइंग की जाए, कौन सा बीज बोया जाए जो इसको कम कर दे। और वाटर रेन फेड एग्रीकल्चर में जो मोस्टली रेन के ऊपर डिपेंडेंट एरिया है, जिससे वहाँ रेन होगी तभी बारिश होती है, उस एरिया में जो रेजिलेंट जो वेराइटीज़ हैं, जो ड्रोट रेजिलेंट वेराइटी है, उनको उनको सोइंग किया जाए। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो फार्मर है वो उसमें लॉसेस कम होगा। या इंटरक्रॉपिंग करे, जिससे क्या होगा कि एक क्रॉप का लॉस हो जाए तो दूसरी क्रॉप बच जाए। तो ऐसा उन्होंने सजेशन किया है कि भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हर एरिया वाइज, जिस एरिया में जिस जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उनको सजेशन करे और प्रायर ही करे कि फार्मर को परेशानी ना हो कि भी हमारी फसल ऐसी ख़राब होगी या वैसे या कोई प्रॉब्लम आए। इससे उन्होंने यही बताया कि सेंटर उसके लिए पूरी कोशिश में है। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, मोर हीट वेव चलने लगेगी, जिससे ऑटोमेटिकली सी बात है मोर हीट वेव होगी तो मॉइस्चर कम हो जाएगा, मॉइस्चर कम होएगा तो मॉइस्चर कम होगा तो क्रॉप स्ट्रेस में जाएगी, क्रॉप स्ट्रेस में जाएगी तो यील्ड कम होगी। ठीक है, इकोनॉमी क्या होगी, एग्रीकल्चर लॉसेज, फूड इन्फ्लेशन आ जाएगा, क्योंकि यील्ड कम हो जाएगी तो जो अपने पास से अनाज है वो कम आएगा। रिड्यूस हाइड्रो पावर जनरेशन, रेनफॉल कम होंगी तो जो जिससे बिजली बनती है उसमें भी जो सी लेवल है वो गिर जाएगा, अपने जो रिसीवर है उसमें वाटर की जो कमी आ जाएगी, जिससे क्या है हमारे पावर सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो ये इम्पैक्ट था। ग्लोबल इम्पैक्ट भी होता है इसका, ये नहीं कि इंडिया के साउथ वेस्ट में ही करें मानसून पे। ग्लोबल इम्पैक्ट साउथ अमेरिका में क्या होता है, फ्लड, क्योंकि एक तो वहाँ नॉर्मल कंडीशन में तो आपने देखा कि वहाँ पे ड्राई कंडीशन रहती है, ठीक है, नॉर्मल में, बट ये कंडीशन जब बनती है तो यहाँ पे बारिश ही बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश, तो यहाँ पे फ्लड आ जाती है। रिड्यूस फिशरी ड्यू टू वीक ऑफ वेलिंग हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे भी आपने देखा कि मैंने बोला था कि यहाँ से जब कोल्ड वाटर ऊपर जाता है तो फिशरी के लिए बहुत ही बेटर है। बट जैसे ये कोल्ड नहीं तो यहाँ से वार्म चीज़ आती है, तो क्योंकि ये यहाँ पे फिश सर्वाइव नहीं कर पाती, तो ये फिशरीज में यहाँ पे जो फिशरमैन है वो कर नहीं पाते, इसलिए वीक हो जाता है यहाँ पे फिशिंग का जो ऑक्यूपेशन है वो कम हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ये भी सेम रही, यहाँ ड्रोट और फॉरेस्ट फायर आ जाएंगे, क्योंकि फॉरेस्ट फायर मेनली हाई टेम्परेचर लो ह्यूमिडिटी मेन फैक्टर रहते हैं, जो हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी के कारण जो डेसिडियस या फॉरेस्ट होते हैं जो सर्व होते हैं उनमें आग लग जाती है। इसके कारण तो ये बहुत बार हमने ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट में सुना है कि वहाँ पे आग लग गई है, तो ऐसा हो जाता है। अफ्रीका में क्या होता है, वेरिएबल रेनफॉल पैटर्न रहता है, वेरिएबल रेनफॉल पैटर्न हो जाएगा। आपने ऊपर देखा कुछ यहाँ एक पार्ट में देखो, यहाँ पे तो बारिश है बट यहाँ नहीं है,
तो ये वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा था कि यहाँ मस्टर्नी हवाएँ आती हैं, यहाँ क्योंकि यहाँ तंजानिया के पास यहाँ जो माउंटेन है उससे यहाँ क्रॉस रुक जाती है, तो यहाँ पे जो ओरोग्राफिक रेनफॉल बोल सकते हैं हम इसको, ओरोग्राफिक रेनफॉल हो जाती है यहाँ पे, जो पहाड़ के राइज अप के जहाँ यहाँ हमारे इंडिया में भी हिमालय के कारण जो ओरोग्राफिक रेनफॉल हो जाती है, तो ये ओरोग्राफिक रेनफॉल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, आपको याद रखना है ओरोग्राफिक, कन्वेक्टिव और ये डिफरेंट टाइप की रेनफॉल होती है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में क्या होता है, वेटर साउथर्न यूएस, मिल्डर विंटर इन सम रीजन, ये नॉर्थ अमेरिका के लिए। यदि आप देखोगे इधर नॉर्थ अमेरिका में, यहाँ भी देखो ये नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे ड्राई है तो थोड़ी सी यहाँ ऑलमोस्ट क्योंकि ठंडा रहता है तो ये थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन जाएगा, तो इनके लिए अच्छा है। अब ये हमने पढ़ा एलिनो टाइप है, ईस्टर्न पैसिफिक एलिनो, जैसे पेरू के नियर बाय, पेरू के इधर ईस्टर्न पैसिफिक, और ये है मोडोकी जो सेंट्रल पैसिफिक। देखो मैंने ये बताया था कि इधर है, इधर तो पेरू है, इधर ईस्टर्न बोल सकते हैं पूरा, ये वेस्टर्न है, इधर आप वेस्टर्न है, इधर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये सेंटर है जहाँ पे टहीती है। ठीक है, ठीक है, वार्मिंग कंसेंट्रेशन इन सेंट्रल में हो जाती है, यहाँ पे लोग ये इधर से थोड़ा सा कम होता है, इधर से आ जाते हैं तो इधर क्लाउड बनेंगे, तो ये इधर मॉइस्चर और इधर ऐसे ऐसे क्रॉस होगा, तो ये सर्कुलेशन बढ़ता है, तो दो वोकर सर्कुलेशन ऐसे बन जाते हैं ऐसे। ठीक है, इस बीच वाले सेंटर वाले जो बनता है इसको मोडोकी बोलते हैं, ये ईस्टर्न पैसिफिक वाले को ईस्टर्न पैसिफिक एलिनो बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन इंडियन मानसून। ठीक है, दोनों का अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है। इस यहाँ हो जाता है तो हमारे पास मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं आता, यहाँ होता तो थोड़े से परसेंटेज रहते हैं, इधर थोड़ा सा, यदि ट्रेड विंड एकदम से, यदि मान लिया 10-15-20 दिन बाद यदि एकदम से स्ट्रॉन्ग हो जाती है ट्रेड विंड, तो इसको शिफ्ट कर सकते हैं इधर, बट यहाँ मोस्टली चांसेस कम ही रहते हैं। मोडोकी मीन होता है हाँ, एलिनो मोडोकी है, इसका मीन है, मोडोकी मीन्स होता है सिमिलर बट डिफरेंट इन जैपनीज, जैपनीज के अंदर होता है सिमिलर बट डिफरेंट, मतलब प्रोसेस वही है बट वो डिफरेंट है, सेंट्रल में है। ठीक है, वार्म सी सरफेस टेम्परेचर इन सेंट्रल पैसिफिक ओशियन, जो मैंने बताया कि जब भी कोई साइक्लोन या कैसी कंडीशन बनती है तो कितना टेम्परेचर चाहिए, ग्रेटर देन 26-27। ठीक है, कूलर सी सरफेस टेम्परेचर इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पैसिफिक, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ आने के लिए कोई मॉइस्चर इधर ऐसे इधर आएगा तो यहाँ क्या चाहिएगा, हाई, क्योंकि हाई से लो ही चलती है विंड, तो ये ऐसे चलेंगे। तो ये तो हमें सिंपल सी बात है कि भाई कूलर सी सरफेस टेम्परेचर तो ईस्ट वेस्टर्न चाहिए। जब सेंटर में कोई चीज़ बननी है तो सेंटर की तरफ मॉइस्चर जाना है, वहाँ लो प्रेशर बनना है, और जो विंड की मूवमेंट होती है वो हाई टू लो होती है, इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट होने के बाद ये क्या आता है, इसमें कोरलियस फोर्स आता है, जो आपने पिछले में पढ़ा था, अर्थ की मूवमेंट के कारण जो मूवमेंट पे अर्थ की रोटेशन से जो इमर्ज होता है वो क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक है, तो ये ऐसे हुआ, ओफन प्रोड्यूस डिफरेंट मानसून रिस्पॉन्स देन क्लासिकल एल नीनो। ठीक है, अब मैंने कल पिछली वीडियो में बताया था कि एल नीनो और इंडियन ओशन डाइपोल का दोनों का ही है। कई बार हमने देख क्या है कि एल नीनो ईयर है बट बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, तो इसका मतलब क्या बताया था मैंने कि इंडियन ओशन डाइपोल यदि अपनी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आ जाता है तो एल नीनो का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, इंडियन ओशन डाइपोल कैन मॉडिफाई द एल नीनो इम्पैक्ट, दिस इज यू इम्पैक्ट कि पॉजिटिव इंडियन ओशन, यदि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है तो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो इंडियन मानसून अच्छी होगी। यदि नेगेटिव है, वो देखो आपको इतना रखना है, पॉजिटिव है तो एल नीनो का इम्पैक्ट इंडियन मानसून पे कुछ हद तक कम हो जाएगा। यदि इंडियन ओशन नेगेटिव है और एल नीनो भी है तो बहुत ही वर्ष से वर्ष कंडीशन बन जाएगी, जिससे ड्राईनेस बहुत ही ज़्यादा ड्राई और बारिश बिल्कुल ही कम हो जाएगी। तो एल नीनो को कम करने के लिए पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोनों का एक लिंक है, ये मैंने इंडियन ओशन डाइपोल को बड़ा ही डिटेल में पिछली वीडियो में पढ़ाया, वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज आप इतना याद रखिए, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल, नेगेटिव एल नीनो, और नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल
तो पॉजिटिव एल नीनो, ठीक है, इनका इम्पैक्ट ऐसा रहेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग एल नीनो। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं, तो उसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।